गुड मॉर्निंग। तो आज हम यहाँ पर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है समास। क्या? समास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समास होता क्या है। दो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद मिलकर जो एक स्वतंत्र और सार्थिक शब्द बनाते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। जैसे हम अगर देख लेते हैं राजपुत्र। क्या? राजपुत्र। तो राजपुत्र में हम देखते हैं कि राजा और पुत्र, अगर इसका विग्रह होगा तो राजा का पुत्र और दोनों से मिलकर समास बनेगा राजपुत्र। क्या? इसमें राजा का पुत्र होगा और दोनों से मिलकर समास बनेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो हम यहाँ पर समास के भेद लिख लेते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो उस ट्रिक का नाम है अब तक दादा। क्या? अब तक दादा। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है अब तक दादा। तो हम देख लेते हैं कि इस ट्रिक से हम कैसे जानेंगे कि कौन सा समास है। आ से हो गया अव्ययी भाव समास। ठीक। आता है बा से हमारा हो गया बा से बहुब्रीहि समास। क्या? बहुब्रीहि समास। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अब हमारा पूरा हो चुका है। अब हम ता से देखेंगे कि तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। अब तक और का से हम देख लेते हैं कर्मधारय समास। अब तक हमारा पूरा हो गया। अब दादा बचा है, तो दादा से हम देख लेते हैं। पहले दा से हम द्विगु समास को देख लेते हैं और दूसरे दा से हम द्वंद्व समास को देख लेते हैं। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी राइटिंग एरर हो रही है। अगर आपको समस्या हो रही है तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अव्ययी भाव समास। ये क्या होता है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। इस समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है और दोनों पर मिलकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होते हैं। अब इसका हम अगर उदाहरण देखें तो यथा संभव। क्या? यथा संभव। तो हम इसमें देखते हैं, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा जैसा संभव हो। क्या? जैसा संभव हो। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यथा शक्ति। क्या? यथा शक्ति। तो इसका मतलब है शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। तो आप देख रहे हैं इन सभी में पहला पद
प्रधान है। और अब मैं आपको यहाँ पर दो चार, अगर आपको अव्ययी भाव समास समझ में आ गया है तो आप इसके 4 उदाहरण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। इससे हम ये समझेंगे कि आपको अव्ययी भाव समास आ गया है। और मैं 2-4 शब्द आपको दे रहा हूँ, इसका आप विग्रह करके बताइएगा। विग्रह करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। नीरव, निरोग, नीरव, निरोग, भरपेट और अनुरूप। अनुरूप, ये 4 शब्द मैं आपको दे रहा हूं। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको करिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। तो हम ब से हमारा आ रहा है बहुब्रीहि समास। जो हमारा दूसरा समास है वो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। तो हम जान लेते हैं बहुब्रीहि समास क्या होता है। अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होगा, ना तो प्रथम पद प्रधान होगा, और ना ही द्वितीय पद, मतलब और ना ही द्वितीय पद। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होगा। जैसे हम अगर इसका उदाहरण देखें तो इसमें हो जाएगा गजानन, गजानन, और इसके बाद होगा चतुरानन, चतुरान। तो हम देख लेते हैं कि गजानन का अर्थ क्या है। गजानन का अर्थ है गज के समान, गज के समान है, गज के समान है आनन जिसका, आनन जिसका। तो आप इसमें देख रहे हैं ना तो गज प्रधान है और ना ही आनन प्रधान है। इसमें जो ये इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान है और ना ही द्वितीय पद प्रधान है। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान है। ठीक है, तो हम अब हमारा पूरा हो गया। और ता से अब हमारा आता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो हम देख लेते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। क्या? द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान हो रहा है। दोस्तों, आप सभी से मैं माफी चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर राइटिंग की थोड़ी सी एरर है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं उसको सही करने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे हम इसका उदाहरण देखें तो यश प्राप्त। क्या? यश प्राप्त। यश को प्राप्त को का लोप है। इसका मतलब यश को प्राप्त यहाँ को का लोप है, अतः यह कर्म तत्पुरुष समास हो गया। सॉरी, मैं भूल गया था, मुझे आपको तत्पुरुष समास समझाना है। इसके बाद में आपको इसमें जो कैटेगराइज किए गए हैं तत्पुरुष समास को, उसको बताऊंगा। तत्पुरुष समास के उदाहरण है गगन चुंबी। क्या? गगन चुंबी। इसका अर्थ है गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। क्या? गगन को चूमने वाला। तो हम अब तक हमारा आ, ब और ता खत्म हो गया है। अब हम का से अपना कर्मधारय समास
देखते हैं। तो हम देख लेते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। क्या? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो दोस्तों, कर्मधारय समास वह समास होता है समास के पदों में विशेषण, विशेष से विशेषण अथवा उपमान संबंध होता है। इसका मतलब मैं एक बार फिर से इसको पढ़ दे रहा हूं। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेष से विशेषण अथवा उपमान संबंध होता है। जैसे हम इसको चंद्रमुखी, इसका मतलब ये जो अंतिम पद है ये पहले पद पर निर्भर रहेगा। ये जो मुखी है, ये जो अंतिम पद है ये पहले पद पर निर्भर रहेगा। क्या? पहले पद पर निर्भर रहेगा। जैसे हम अगर चंद्रमुखी का विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख। क्या हो जाएगा? चंद्रमा के समान मुख। इसका मतलब ये जो अंतिम पद है ये पूर्व पद पर निर्भर है। ये जो अंतिम पद है मुख, ये चंद्रमा, अगर चंद्रमा यहां से हट जाएगा के समान मुख, किसके समान मुख? इसमें चंद्रमा के समान मुख है। जैसे हम इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। नील कमल। क्या? नील कमल। जब हम इसको विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीला है जो कमल। कमल हमारा अंतिम पद हो गया, उत्तर पद हो गया, और ये जो नीला है ये हमारा पूर्व पद हो गया। इसका मतलब जो कमल है ये नीला पर निर्भर कर रहा है। अगर यहाँ से हम नीले को हटा दें, है जो कमल, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर यहीं पर हम नीले को रख देते हैं तो ये हो जाएगा नीला है जो कमल। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम इसमें। मुख कमल। क्या? मुख कमल। जब हम इसको विग्रह करेंगे इसका तो ये हो जाएगा मुख रूपी कमल। क्या हो जाएगा? मुख रूपी कमल। अब यहाँ पर जो कमल है ये फिर से मुख पर निर्भर कर रहा है, मुख पर निर्भर कर रहा है। अगर ये कमल मुख पर ना निर्भर करे तो ये जो, अगर यहाँ से हम मुख को हटा देते हैं तो ये कमल जो है ये कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका। रूपी कमल। क्या? रूपी कमल। अगर हम यहाँ पर मुख को रखते हैं तो ये हो जाएगा मुख रूपी कमल। अब हमारा अब तक पूरा हो गया है। अब अगर हम द कौन सा हमारा समास था? द्विगु समास। कौन सा समास था हमारा? द्विगु समास। द्विगु समास। तो हम देख लेते हैं ये द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और पूरा पद समाग्रह या समूह का बोध कराता है। इसका मतलब ये कहा गया है इसमें जो पहला पद है ये संख्यावाची होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। और जो अंतिम पद है वो समूह का बोध कराएगा। जैसे कोई समूह है। हम एक बार फिर से इसकी डिफिनेशन पढ़ दे रहे हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और पूरा पद समाग्रह, समाहार या समूह का बोध कराता है। इसका मतलब ये जो अंतिम पद है ये समूह का बोध कराएगा। अगर हम इसका उदाहरण देख लेते हैं तो ये उदाहरण होगा सप्त ऋषि। इसका मतलब हो जाएगा सात ऋषियों का समूह। इसका मतलब
7 ऋतुओं इसका मतलब 7 ऋतुओं का, इसका मतलब 7 ऋतुओं का समूह हो जाएगा। ठीक, सप्त ऋषि, 7 ऋतुओं का, 7 ऋषियों का समूह। तो हम इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। पंचवटी, क्या पंचवटी, इसको अगर हम विग्रह करेंगे इसका तो हो जाएगा 5 वृक्षों का 5 वृक्षों का 5 वृक्षों का 5 वृक्षों का समूह। हम एक और अगर हम एक और उदाहरण देखेंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुवन। इसका अर्थ है 3 भवनों का समूह। का मतलब 3 भवनों का समूह। तो मैंने जैसा आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा और जो अंतिम पद होगा उसमें समूह का बोध होगा। क्या? समूह का बोध होगा और पहला पद संख्यावाची होगा। तो हमने अब तक द कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा अंतिम समास है वो है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या? द्वंद्व समास। तो हम देख लेते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो दोनों पद है वो प्रधान रहेंगे। एक पहला पद दूसरे पर निर्भर रहेगा और दूसरा पद पहले पर निर्भर रहेगा। पहला पद दूसरे पर निर्भर रहेगा और दूसरा पद पहले पर निर्भर रहेगा। तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हानि, लाभ, हानि लाभ, हानि या लाभ अगर हम इसको विग्रह करेंगे। इसके बाद माता, पिता, भाई, बहन। और इसमें एक और चीज है, दोनों पदों के बीच में और या और व या का लोप होता है। जैसे और, इसमें कह रहा है और या ला का लोप। इसका मतलब दोनों के बीच में और या आएगा। जैसे माता और पिता, इसमें माता पिता में जो योजक चिन्ह था अगर हम इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माता और पिता। ऐसे लाभ और हानि। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने जो भी समास पढ़ा ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।